हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम IRR भी कहते हैं इन इलेक्ट्रोथेरेपी। ठीक है। अब सबसे पहले इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड रेज होती क्या है? तो इंफ्रारेड रेज हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है। कौन सी वेव्स होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इनकी वेवलेंथ किस रेंज में होती है? बिटवीन 750 नैनोमीटर टू 4 लाख नैनोमीटर। ठीक है। तो इस रेंज के बीच में जिन की फ्रीक्वेंसी होगी उनको हम इंफ्रारेड रेज या IR रेज कहते हैं। अब कोई भी गर्म चीज़ होगी ना बच्चों, वो इंफ्रारेड रेज को एमिट करेगी। ठीक है। जैसे कि सन हो गया, गैस फायर्स हो गया, कोल फायर्स हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। अब ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, इसमें खुद का कोई कलर नहीं होता। ठीक है। ये बिल्कुल कलरलेस होती है। आपको नहीं पता चलेगा कि अगर इंफ्रारेड आपकी तरफ आ रही होगी ना, तो आपको दिखेगी नहीं। वो आपको सिर्फ हीट की फॉर्म में महसूस होगी। ठीक है, कि हल्का सा गर्म लग रहा है मुझे, बस इतना। और इसकी जो वेवलेंथ है ये लॉन्गर होती है देन दैट ऑफ विजिबल रेड लाइट। देन अब जो ये IRR है, इसको हमने डिवाइड किया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करी है इसकी। ठीक है। तो IRA, दैट इज इंफ्रारेड A, इंफ्रारेड B एंड इंफ्रारेड C। तो हमने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी है? इनकी वेवलेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी है। ठीक है। अगर 760 से 1400 नैनोमीटर तक की रेंज है, तो उसमें कौन सी आएगी? IRA। फिर 1400 से 3000 नैनोमीटर तक की में आएगी IRB। और 3000 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक में आएगी आपकी IRC। तो यूजुअली थेरेपी के लिए हम IRA एंड IRB यूज़ करते हैं, C हम यूज़ नहीं करते फॉर थेरेपी। अब एक और क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट और लॉन्ग इंफ्रारेड। शॉर्ट माने नियर, पास वाली। लॉन्ग माने दूर है, तो फार वाली इंफ्रारेड। ठीक है। अब नियर है तो इसकी वेवलेंथ भी कम होगी। इट रेंजेस बिटवीन 760 टू 1500 नैनोमीटर। और फार है, लॉन्ग है, दूर है वो, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। तो 1500 से 15000 नैनोमीटर। ठीक है। तो ये आपको एक ग्राफ दिख जाएगा जिसमें कि इन्होंने वेवलेंथ बता रखी है इंफ्रारेड रेडिएशन की। ठीक है बच्चों। अब इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं? तो इनको ना, देखो, पहले हमने पढ़ा कि कोई भी गर्म चीज़ होगी वो इंफ्रारेड एमिट करती है। ठीक है। बट अब हम पढ़ रहे हैं कि हम इलेक्ट्रोथेरेपी में इंफ्रारेड रेज कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है। तो हमें उनको आर्टिफिशियली जनरेट करना पड़ेगा। अब थेरेपी के अंदर हम सन को तो लेके आएंगे नहीं, या फिर कोई गर्म चीज़ तो रखेंगे नहीं, है ना। तो हमें जनरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं फॉर द एमिशन, फॉर द जनरेशन ऑफ इंफ्रारेड रेज। तो हमारे पास दो तरीके के जनरेटर्स होते हैं, नॉन ल्यूमिनस जनरेटर एंड द ल्यूमिनस जनरेटर। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस जनरेटर की। तो इनके अंदर बच्चों सिंपल सा फंडा ये होता है कि इनके अंदर ना एक कॉइल होती है। ठीक है, एक वायर होती है, उसको ये किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के आसपास लगा देते हैं, और उससे जब करंट पास होता है तो आपकी इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस होती हैं। नॉन ल्यूमिनस जनरेटर का बेसिक फंडा ये होता है। ठीक है। अब वो कॉइल गर्म होगी, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है। फिर इंसुलेटिंग मटेरियल भी इसमें एक्ट करेगा। ठीक है। तो इन सबको होने में टाइम लगता है, तो इसलिए जो नॉन ल्यूमिनस जनरेटर है ना, उनको हम 5-10 मिनट पहले स्विच ऑन कर देते हैं, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। उसी के बाद आपका रेज प्रोड्यूस होंगी। अब जो मैंने बताया कि इसके अंदर आपकी एक कॉइल होती है, ठीक है, जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल पे लगाई जाती है। इसको लगाने के अब 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले में क्या है कि हमने एक सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल लिया। ठीक है, सिलेंडर की शेप का, और उसके ऊपर हमने जो वायर है वो लपेट दी। अब वायर किसकी बनी हुई है? निकल क्रोमियम अलॉय की। ठीक है। और इंसुलेटिंग मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है हमारा? फायर क्ले या पोर्सलिन का। ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया वायर से। ठीक है, हीट जनरेट हुई। अब इसमें क्या हुआ? इंफ्रारेड रेज के साथ हमारी विजिबल रेज भी आई। ठीक है। जो पहले वाला आपको ये रेड से कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसमें होता है ये। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे तरीके में हमने क्या किया, ब्लू वाले में जो आपको दिखेगा, ठीक है, कि इसके अंदर जो कॉइल ऑफ वायर है, जो हमने इंसुलेटिंग मटेरियल लिया था पहले, तो उसके चारों तरफ लपेटी थी, है ना। अब हमने क्या किया, जो वायर है ना, उसको हमने, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है विच इज़ ऑफ फायर क्ले, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, या फिर उसको उसके पीछे लगा दिया। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो एमिशन है उसका,
इज़ फ्रॉम द फायर क्ले विच इज़ पेंटेड ब्लैक। और उसको फिर हमने एक लैम्प टाइप शेप में कर्व रिफ्लेक्टर में लगा दिया, ठीक है। और उस रिफ्लेक्टर को फिर हमने स्टैंड पे लगा दिया और उसको हम अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक आया थर्ड तरीके का कि हम कैसे लगा सकते हैं। तो इसके अंदर बच्चों एक स्टील ट्यूब यूज़ की जाती है विच इज़ ऑफ 8 मिलीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो इस ट्यूब के अंदर एक स्पायरल ऑफ वायर होता है विच इज़ एम्बेडेड इन सम इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे भी इंसुलेटर है, ठीक है। फिर करंट पास हुआ वायर के थ्रू विच प्रोड्यूसेस हीट। तो द हीट इज कंडक्टेड बाय द इंसुलेटर टू द स्टील ट्यूब विच एमिट्स इंफ्रारेड रेज। और जो ट्यूब है इसको हम 2-3 लास्ट टर्न्स में माउंट करते हैं, टर्न लेते हैं और इसको हम माउंट करते हैं इन अ रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो ये 3 तरीके से ल्यूमिनस जनरेटर आर फॉर्म, ठीक है। तो ये आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। अब ऑल नॉन ल्यूमिनस जनरेटर, वही जो मैंने आपको बात बताई थी कि इनको थोड़ा टाइम लगता है हीट अप होने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास होगा फिर हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए हमें थेरेपी देने से पहले अगर मुझे पेशेंट को 820 पे इंफ्रारेड देना है फॉर एग्जांपल, तो मैं एटलीस्ट 8 o'clock या 8:05 पे उसका स्विच ऑन करूँगी और 8:20 पे पेशेंट को थेरेपी के लिए IRR स्टैंड प्लेस करूँगी। अब जो नॉन ल्यूमिनस एलिमेंट हैं, जो नॉन ल्यूमिनस जनरेटर हैं, ये इंफ्रारेड प्रोड्यूस करते हैं विद अ वेवलेंथ फ्रॉम 15,000 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, और पीक एमिशन कहाँ पे होता है 4,000 नैनोमीटर पे। अब दूसरे जनरेटर आते हैं बच्चों ल्यूमिनस जनरेटर। तो इनका दूसरा नाम क्या होता है इनकैंडेसेंट लैम्प। ये इंफ्रारेड रेस प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो अब इसका डायग्राम देखो आप लोग। तो इसके अंदर क्या होता है, एक वायर होती है, एक वायर फिलामेंट होता है जिसको हमें ग्लास बल्ब के अंदर, जैसे बल्ब आपको शेप दिख रही है, इसके अंदर एक वायर डाल देते हैं। अब जो ये वायर है ये बनी होती है हमारी टंगस्टन की। टंगस्टन की क्यों? क्योंकि हम इस बल्ब को बार बार स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो बार बार हीटिंग और कूलिंग होगी, तो ये अच्छे लेवल पे टॉलरेट कर लेता है उसे, वरना ये बाहर थिकनिंग हो जाएगी और ओपेसिटी आ जाएगी, ओपेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा बल्ब है ना, इसको हम बिल्कुल खाली रखते हैं, इसके अंदर कोई गैस नहीं होती, और अगर कोई गैस होती भी है तो हम इनर्ट गैस रखते हैं एट लो प्रेशर। तो हमने एयर क्यों निकाली, ताकि जो फिलामेंट है यानी कि जो टंगस्टन है उसको ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो एक ओपेक डिपॉजिट फॉर्म हो जाएगा बल्ब के ऊपर, और हमारा जो IR रेज जा रही हैं वो ढंग से नहीं जा पाएंगी, ठीक है। तो उसी सबको मैंने इस स्लाइड में डिस्क्राइब किया है। अब बच्चों आता है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना इस फिलामेंट से यानी टंगस्टन से, तो हीट प्रोड्यूस होती है, और वो कौन कौन सी रेज एमिट आउट करता है, इंफ्रारेड, विजिबल एंड फ्यू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। टू प्रिवेंट द अदर 2 रेज यानी कि विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेज को हटाने के लिए हम जो फ्रंट ऑफ द बल्ब होता है उसको रेड कर देते हैं। आपने यूजुअली देखा होगा कि काफ़ी सारे IR लैम्प्स में रेड कलर पेंट होता है आगे को, तो वो इसीलिए होता है। और इसका जो स्पेक्ट्रम होता है ल्यूमिनस जनरेटर का वो होता है 350 to 4,000 नैनोमीटर, और इसमें पीक एमिशन सबसे ज़्यादा रेस कब निकलती है एट 1,000 नैनोमीटर। अब हम कंपैरिजन करें बोथ लैम्प का, तो नॉन ल्यूमिनस के अंदर एक इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर होती है जो कि एम्बेडेड होती है इन सम इंसुलेटिंग मटेरियल, और लैम्प के अंदर क्या होता है, ग्लास बल्ब होता है, उसके अंदर आपका टंगस्टन होता है, ठीक है। ये IR रेस प्रोड्यूस करती हैं बिटवीन 3,000 to 4,000 नैनोमीटर, और जो ल्यूमिनस वाला है इट प्रोड्यूस बोथ IR एंड विजिबल रेडिएशन। जो नॉन ल्यूमिनस है इट हैज़ अ स्मॉल पावर ऑफ 250 to 500 वाट, और अगर लार्ज है तो उसकी पावर होती है 750 to 1,000 वाट। रही बात हमारे ल्यूमिनस लैम्प की, तो अगर वो स्मॉल है तो इसकी पावर होगी बिटवीन 250 to 500 वाट, एंड अगर इट इज़ लार्ज तो इट हैज़ अ पावर ऑफ 600 to 1,500 वाट। अब आते हैं बच्चों टेक्निक्स ऑफ IRR ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिपरेशन of patient, arrangement of lamp and patient, application of IRR and duration and frequency of treatment। तो सबसे पहले चॉइस ऑफ apparatus कि आपको ल्यूमिनस देना है, नॉन ल्यूमिनस देना है, कौन सा देना है। तो ये आपके इक्वली सूटेबल होते हैं, बट जनरली अगर आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन है या रीसेंट इंजरी है तो आपको नॉन ल्यूमिनस जनरेटर यूज़ करने चाहिए, बिकॉज जो इससे रेज निकलती हैं दे प्रोड्यूस अ सेडेटिव इफेक्ट। क्रॉनिक लेजन्स के लिए हम ल्यूमिनस जनरेटर यूज़ करते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस अ काउंटर इरिटेंट इफेक्ट।
अब ऑल्सो कि कितना बड़ा एरिया आपको ट्रीट करना है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर वन सरफेस है, स्मॉल एरिया है, तो एक छोटा सा लैम्प जिसमें कि एक सिंगल एलिमेंट है रिफ्लेक्टर में, उसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर लार्ज एरिया है, ठीक है, तो आप टनल बाथ यूज़ कर सकते हो। बट हमें ध्यान रखना है कि जो टनल बाथ है उसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर वन वी यूज़, ठीक है। तो लार्ज एरियाज़ में इट इज़ यूज्ड फॉर क्रॉनिक लेजन्स। देन दी प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। तो सबसे पहले तो आपने पेशेंट को पूरा बता दिया कि इसके ये डेंजर्स हैं, ये रिस्क हैं, ये फ़ायदा नुकसान, उसको अच्छे से काउंसलिंग कर दो पेशेंट की पहले, ठीक है। फिर उससे आप कंसेंट ले लो, इन्फॉर्म कंसेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैंने आपको सब कुछ इस बारे में बता दिया है एंड यू हैव टू साइन दिस, ठीक है। ये प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। फिर जिस पार्ट को हमें ट्रीट करना है वहाँ से हम क्लोथिंग रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम सबसे पहले पेशेंट का स्किन सेंसेशन चेक करेंगे हीट एंड कोल्ड के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है सेंसरी एग्जामिनेशन की, असेसमेंट की, आप वो जाके देख सकते हो। हमें पेशेंट को बताना है कि आपको कैसा फील होना चाहिए, ठीक है, कंफर्टेबल वार्मथ फील होनी चाहिए। और अगर आपको ये जो गर्माहट है वो ज़्यादा लगे तो आप मुझे बताओगे, वरना आपका हाथ या पैर जो भी एरिया आप ट्रीट कर रहे हो वो जल सकता है। और पेशेंट को हमें साफ साफ बोलना है कि आप इसको लैम्प को छूना नहीं है, आपको ज़्यादा पास दूर नहीं करना। और पेशेंट जो है उसको हमने अच्छे से बैठा दिया कि आप रेस्ट करो, ठीक है, उसको अनकंफर्टेबल पोजीशन नहीं देनी, वरना वो थेरेपी के बीच में मूव होगा। देन द अरेंजमेंट ऑफ लैम्प एंड पेशेंट। तो अगर मान लो आपको पेशेंट का लोअर बैक ट्रीट करना है, तो आपका जो बल्ब है वो आप कहाँ पे लगाओगे, बिटवीन द सेंटर ऑफ लोअर बैक, ठीक है। तो जो आपकी रेज है ना, इट शुड स्ट्राइक एट राइट एंगल्स फॉर टू द स्किन फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ये किस लॉ के बेसिस पे है, दैट इज द कोसाइन लॉ, ठीक है। एंड पेशेंट और लैम्प के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, बिटवीन 50 to 75 सेंटीमीटर। पेशेंट का फेस हम कभी भी एक्सपोज नहीं करते IRR के लिए, ठीक है। अगर करना भी है, फॉर एग्जांपल अगर आप कंधे पे दे रहे हो पेशेंट को, तो उसके फेस पे थोड़ी बहुत लाइट जाएंगी ही जाएंगी, ठीक है। तो आप पेशेंट को बोलोगे कि आप अपना हेड जो है वो अपोजिट साइड रोटेट कर लो और आप उसके फेस पे आइस के ऊपर एक कपड़ा या फिर कोई भी चीज़ उससे शील्ड कर सकते हो। देन दी एप्लीकेशन ऑफ IRR ट्रीटमेंट। तो इंटेंसिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको नॉन ल्यूमिनस जनरेटर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पहले से ही उसे स्विच ऑन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और पेशेंट का जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है स्टार्टिंग में इट शुड बी लो, ठीक है। और अगर आपने ज़्यादा इंटेंसिटी पे हीट है तो पेशेंट की बॉडी में स्वेटिंग आनी चाहिए, ठीक है। जब हमारा ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए, ठीक है, यानी कि 10-15 मिनट्स हो गए हों IR लगे हुए, तो वी शुड एंड द ट्रीटमेंट। उसके बाद हम पेशेंट की स्किन देखेंगे, वो रेड होनी चाहिए और थोड़ी सी वार्म होनी चाहिए, बट इतनी भी ज़्यादा लाल नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को एकदम से खड़ा होने को नहीं बोलना, एकदम से बाहर ठंड में जाने को नहीं बोलना, उसे थोड़ा सा रिलैक्स करवाएंगे, फिर हम उसको बाहर भेज देंगे या फिर जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू करोगे। ड्यूरेशन कैसे देंगे हम, एक्यूट या रीसेंट इंजरी के लिए 10 to 15 मिनट्स सेवरल टाइम्स अ डे, एंड फॉर क्रॉनिक कंडीशंस लॉन्गर एक्सपोजर्स मे बी यूज्ड अप टू 30 मिनट्स। देन एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्ब कहाँ तक होती हैं, तो देखो बच्चों, कोई भी रेडिएशन अगर आपकी स्किन के ऊपर, सबसे पहले जो रेडिएशन है ये आपकी स्किन के ऊपर ही आके गिरेगी, है ना, तो वो क्या हो सकती है, मतलब उसके ऊपर आपकी स्किन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी कि रेडिएशन किस तरीके से एब्जॉर्ब हो। एक तो स्ट्रक्चर पे, वैस्कुलैरिटी पे, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन कैसा है, एंड दी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी रे अगर स्ट्राइक करती है आपकी स्किन के ऊपर, पेशेंट की स्किन के ऊपर, तो या तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी या फिर वो पेनिट्रेट हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इन जनरल वाटर एंड प्रोटीन आर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर्स ऑफ इंफ्रारेड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये एक रे आई तो रिफ्लेक्शन भी हो गया, स्कैटरिंग भी हो गई, पेनिट्रेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है ना। तो ये एक टेबल है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे कितना डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन रहता है इन मिलीमीटर। तो ये आप देख सकते हो, ये एक डायग्राम है जिसपे इन्होंने पेनिट्रेशन दिखाया है इंफ्रारेड रेज का इन दी स्किन। दिस इज़ नाउ अगेन अनदर डायग्राम, इसमें इन्होंने UV रेज और बाकी रेज का भी दिखाया हुआ है अच्छे से।
देन थेराप्यूटिक यूजेस, हम IR क्यों दे रहे हैं पेशेंट को? फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, फॉर मसल रिलैक्सेशन एंड टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई। तो रिलीफ ऑफ पेन, क्योंकि देखो बच्चों, पेन के लिए एक थ्योरी दी गई है। थ्योरी मतलब कि इट इज़ नॉट अ फैक्ट, इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन। ये एक पोस्टुलेट करी गई है कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट ऐसा है ये नहीं है। तो एक थ्योरी है, वो कहती है कि जब मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो हमारे टिश्यू में जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें पेन होता है। तो अगर उस हिस्से का ब्लड फ्लो हम बढ़ा दें तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा ब्लड के थ्रू, है ना, तो उसकी वजह से पेन रिलीफ हो जाएगा। अब इंफ्रारेड आया, इंफ्रारेड की हमने रेडिएशन दी तो उसने वार्मथ दिया, गर्माहट दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वैसोडाइलिटेशन हुआ, ठीक है। वैसोडाइलिटेशन की वजह से आपका क्या हुआ, जो ब्लड फ्लो है एरिया पे इंक्रीज हुआ, और जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो भी साथ के साथ चले गए ब्लड फ्लो के साथ, ठीक है। तो क्रॉनिक कंडीशंस में हम 30 मिनट्स तक भी दे सकते हैं ट्रीटमेंट। अब माइल्ड हीटिंग पे जो पेन रिलीफ होता है, इट इज़ ड्यू टू दी सेडेटिव इफेक्ट्स ऑन द सुपरफिशियल सेंसरी नर्व एंडिंग एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एक्यूट या रीसेंट इंजरी। तो एक्यूट इंजरी में आप माइल्ड हीट देते हो। स्ट्रॉन्ग हीटिंग आप कब देते हो, जब आपको क्रॉनिक इंजरी हो आपके पेशेंट को, एंड इट स्टिमुलेट्स सुपरफिशियल सेंसरी नर्व एंडिंग्स। दूसरा आता है बच्चों मसल रिलैक्सेशन। तो मसल रिलैक्सेशन सबसे ज़्यादा कब होता है, जब हमारे टिश्यूज़ वार्म होते हैं, देयर इज़ रिलीफ ऑफ पेन एंड देयर इज़ रिलीफ ऑफ मसल स्पाज्म। अब आपको ये विशेस साइकिल तो पता होगी, पेन और मसल स्पाज्म की। जिसको नहीं पता विशेस साइकिल क्या होती है बच्चों, तो जैसे होता है ना कि एक गोल घूमती हुई साइकिल होती है, कि जैसे मान लो आपको पेन हुआ, ठीक है, जैसे ट्राइसेप्स में, गर्दन में आपको पेन हुआ, ठीक है, तो आपसे हाथ ऊपर नहीं उठाया जा रहा। अब बार बार आप ऊपर उठा रहे हो, हाथ ऊपर उठा रहे हो, तो आपकी मसल क्या है, स्पाज्म में चली जाती हैं, दर्द में चली जाती हैं, शॉर्टनिंग में चली जाती हैं, अगर मैं बहुत लेमैन टर्म्स में आपको समझाऊँ, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वो शॉर्टनिंग में जाएंगी, स्पाज्म में जाएंगी, उतना आपको पेन बढ़ेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा पेन होगा उतना ज़्यादा मसल स्पाज्म होगा। अब मसल स्पाज्म होता क्यों है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है बॉडी का। तो इस साइकिल को जो घूमती रहती है 2-3 चीज़ों में ही, उसे कहते हैं विशियस साइकिल। तो IR जो है वो इसको ब्रेक करने में हेल्प करता है एंड इट लीड्स टू मसल रिलैक्सेशन। अब इसके डेंजर्स क्या क्या होते हैं IR के, बर्न, इलेक्ट्रिक शॉक, गैंग्रीन, हेडेक, फेंटनेस एंड इंजरी टू आइज। अब देखो, हम किसी भी हिस्से को गर्म करेंगे तो उसका जलने का भी डर रहेगा, ठीक है, तो इसमें हमारे सुपरफिशियल हीट बर्न होते हैं, ठीक है, क्योंकि IR जो है वो आपका मैक्स टू मैक्स डर्मिस तक जाता है, ठीक है, उसके बाद वो नहीं पेनिट्रेट करता, ठीक है। तो आपको बर्न्स कौन से होंगे, सुपरफिशियल हीट बर्न्स ही होंगे, क्योंकि बर्न्स की भी क्लासिफिकेशन होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास, बट इसमें सिर्फ सुपरफिशियल फर्स्ट क्लास बर्न्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको रेड पैच दिख जाएगा विद सब्सिक्वेंट ब्लिस्टर्स। कॉज क्या होते हैं कि आपने जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, पेशेंट का जो स्किन का सेंसेशन है वो डिफेक्टेड था, आपने ढंग से चेकिंग नहीं किया हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन का, पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा कि कितना डिग्री ऑफ हीटिंग होता जा रहा है, हीटिंग बहुत तेज़ हो रहा है, बट उसे पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। यूज़ ऑफ लिनेनमेंट रेंडर स्किन हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ कुछ ऑइंटमेंट ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन की जो सेंसिटिविटी होती है ना उसको इंक्रीज़ भी कर देते हैं और डिक्रीज़ भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देते हो तो आप उसमें पहले एक सोरेलिन नाम का एक चीज़ होती है, वो आप पेशेंट को देते हो, जिससे कि जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा अच्छे से हो, तो उस चीज़ का भी इफेक्ट आता है, ठीक है। एंड द टचिंग लैम्प व्हेन हॉट। देन इज़ द इलेक्ट्रिक शॉक। तो इसका क्या कब होगा, जब कोई आपने सर्किट का कोई पार्ट टच कर लिया तब। ऑल्सो व्हेन द लाइव वायर्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द अपैरेटस केसिंग। गैंग्रीन कब होगा, अकर्स व्हेन IRR इज अप्लाइड टू एन एरिया ऑफ लो एट्रियल सप्लाई, जहाँ पे आपकी आर्टरीज की सप्लाई कम होगी, यानी कि ब्लड फ्लो कम होगा, वहाँ पे आपने IR दिया तो गैंग्रीन हो सकता है। अब हेडेक, क्योंकि हमने बोला था कि जब ज़्यादा इंटेंसिटी पे हीट आएगी तो स्वेटिंग होनी चाहिए एज द काउंटर मैकेनिज्म, ठीक है। तो अगर वो नहीं होती तो इट माइट कॉज हेडेक। तो पेशेंट को हमें IR के टाइम पे प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स पीने आँख को आने को कहा। जैसे एग्जांपल, आप पेशेंट को IR दे रहे हो तो आप कह सकते हो कि आप एक गिलास पानी पी लीजिए, आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहिए बॉडी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है तो आप अवॉइड करो ऐसे पेशेंट्स को IR देने का। एंड ऑन द बैक ऑफ हेड इट शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट हेडेक।
सॉरी, देन इज़ द फेंटनेस। तो एक्सेसिव IR देंगे तो उससे आपका BP फॉल हो सकता है, ठीक है। सो इट कैन लीड टू फेंटनेस ड्यू टू हाइपोक्सिया ऑफ ब्रेन एंड इट अकर्स यूजुअली व्हेन पेशेंट राइजेस सडनली फ्रॉम रिकम्बेंट पोजीशन आफ्टर IRR। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि IRR के एकदम ख़त्म होने के बाद पेशेंट को एकदम से उठने को नहीं कहना, ठीक है, एकदम से बाहर ठंड में नहीं जाना इफ़ द एटमॉस्फेयर इज़ कोल्ड आउटसाइड, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देन इंजरी टू आइज़। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि जब पेशेंट को आप IR दे रहे हो तो उसकी आइज़ को शील्ड करना है, कपड़े से ढक दो या गॉगल्स पहना दो, कुछ भी करो, क्योंकि इट में लीड टू कैटरैक्ट अगर एक्सपोजर हो गया तो। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगी? डिफेक्टिव क्यूटेनियस सर्कुलेशन एज इट विल लीड टू गैंग्रीन एटसेट्रा, ठीक है। एक्यूट स्किन डिजीज, एक्टिव इन्फ्लेमेशन एंड डर्मेटाइटिस, एजीमा, ट्यूमर है फॉलोइंग रेडियोथेरेपी बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ मेटास्टासिस, कि जो आपका ट्यूमर है वो मेटास्टेसाइज ना हो जाए, एंड दी सुपरफिशियल इन्फेक्शन। दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। यहाँ पे आपको कभी IRR नहीं देना। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, आपको समझ आया होगा इसके थ्रू जितना मैंने समझाने की कोशिश करी है। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।